एबीपी 24 न्यूज़ पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत और जापान संवाद सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने एक पारंपरिक बौद्ध साहित्य पुस्तकालय और शास्त्रों के निर्माण के प्रस्ताव के लिए जापान सरकार का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि इस प्रकार का पुस्तकालय भारत में निर्मित होता है तो ये भारत के लिए बहुत गर्व और खुशी की बात होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता ने हमेशा टकराव का रास्ता अपनाया है और एक दूसरे को नीचे खींचने के प्रयास किए हैं, लेकिन अब आइए साथ मिलकर उठते हैं। वैश्विक विकास की चर्चा सिर्फ कुछ देश मिलकर नहीं कर सकते, सबको एकजुट होना होगा, एजेंडा व्यापक होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बुद्ध जी के बारे में बात करते हुए कहा कि बुद्ध जी के विचार न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में व्यापक हुए हैं और समय के साथ विकसित भी हुए हैं। बुद्ध जी के विचारों से न सिर्फ देश बल्कि पूरा ही विश्व प्रेरणा लेता है। पुस्तकालय विभिन्न देशों के ऐसे सभी बौद्ध साहित्य की डिजिटल कॉपियां एकत्र करेगा। इसका मकसद उनका अनुवाद करना होगा ताकि सभी धर्म के विद्वानों के लिए ये किताबें स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हो सकें। कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन 26वें दिन भी जारी है। किसान इन कानूनों को रद्द किए जाने की अपनी मांग पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेगी, आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। आंदोलन समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। किसान दिल्ली सीमा पर बैठे हुए हैं, जिससे दिल्ली के कई रास्ते बंद हो गए हैं और आमजन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज किसान 24 घंटे की भूख हड़ताल पर रहेंगे। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन के नेता जगजीत सिंह धक्केवाला के अनुसार किसान आंदोलन के समर्थन में हरियाणा के सभी टोल प्लाजा 25 से 27 दिसंबर तक फ्री किए जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर जगजीत सिंह धक्केवाला ने सभी किसान समर्थकों से 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के दौरान थाली बजाने की अपील की है। आगे जगजीत ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम में संबोधन चलेगा तब तक थालियां बजती रहेंगी। किसानों का कहना है कि इन काले कानूनों को रद्द कराने का संघर्ष हम 3-4 महीने से कर रहे हैं। हमने पहले पंजाब में ये लड़ाई लड़ी और अब दिल्ली में लड़ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर 11 किसान नेता भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक लाने के लिए ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट फॉर एग्रीकल्चर परियोजना लॉन्च कर रही है। ये किसानों की भलाई के लिए किया जा रहा है। केरल कैबिनेट ने 23 दिसंबर को सदन का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है। इस सत्र में कृषि कानून पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसे रद्द करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। ये निर्णय किसानों का समर्थन जताने के लिए किया गया है। केंद्र सरकार ने कृषि कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के मद्देनजर रविवार को किसानों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है और इसके लिए किसानों को उनकी सुविधा अनुसार तारीख तय करने का आग्रह किया गया है। केंद्रीय मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने इस लिखित आमंत्रण पत्र के मद्देनजर कहा कि मैं आप लोगों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि पूर्व आमंत्रित आंदोलन रद्द किसान संगठनों के प्रतिनिधि किसान कानूनों पर शेष आकांक्षाओं के संबंध में वार्ता हेतु अपनी सुविधा के अनुसार तिथि तय करें। कृषि कानून को लेकर देश के अन्य संगठनों के सुझाव के संबंध में भी वार्ता के द्वार खुले हुए हैं। वो सरकार से वार्ता करके इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। वार्ता के जरिए उनके सुझाव भी सुने जाएंगे। अग्रवाल ने पत्र में कहा कि सरकार की ओर से लगातार किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से अलग अलग वार्ता का प्रयास किया जा रहा है। किसानों से वार्ता के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में मंत्री स्तरीय एक समिति गठित की थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सोम प्रकाश भी इसके सदस्य हैं। करीब 40 संगठनों से सरकार की अब तक 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। किसान संगठन एक बार केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक भी कर चुके हैं, जो भी बेनतीजा रही। देखने वाली बात यह है कि मौसम का मिजाज दिन पर दिन तीखा हो रहा है। ऐसे में किसानों को दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन करते हुए 4 हफ्ते हो गए हैं और किसान अभी भी इन काले कानूनों को रद्द किए जाने की अपनी मांग पर डटे हुए हैं। इसमें से ज्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा से हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे गए एक पत्र में डीपीसीसी के नेताओं ने राहुल गांधी पर भरोसा जताते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र को सिर्फ राहुल गांधी ही बहाल कर सकते हैं।
भारत को राहुल गांधी जैसे नेता की आवश्यकता है। पत्र में नेताओं ने चिंतन बैठक की समिति के लिए सोनिया गांधी का आभार व्यक्त किया है। पत्र में कहा गया है कि भारत इस समय कृषि आंदोलन, बेरोजगारी, कोरोना महामारी और तानाशाही शासन जैसी स्थिति से जूझ रहा है। ऐसे में भारत को स्वीकार्य राहुल गांधी जैसे नेता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए। शनिवार को सोनिया गांधी के आवास पर आयोजित बैठक में 23 नेता शामिल हुए थे, जिन्होंने पार्टी में व्यापक बदलाव लाने की मांग की थी। पार्टी के नेताओं की राय थी कि राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए। पार्टी को उनके नेतृत्व की आवश्यकता है और चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए जल्द ही एक चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये बैठक 5 घंटे चली थी। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल ने कहा था कि पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल गए थे। अपने दूसरे दिन यानी रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के नियम तैयार किए जाएंगे। हालांकि अभी महामारी बड़ी समस्या है, इस कारण ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। भारत में टीकाकरण अभियान जितना शीघ्र शुरू होगा, संक्रमण के मामले कम होंगे। नागरिकता संशोधन कानून पर फिर उसके बाद विचार विमर्श किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जेपी नड्डा की सुरक्षा के लिए आईपीएस अधिकारी जिम्मेदार थे और इस हमले को लेकर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाने के लिए केंद्र सरकार के पास अधिकार है। टीएमसी को केंद्र सरकार पर उंगली उठाने से पहले नियमों को देखना चाहिए। इस दौरे में केंद्रीय मंत्री ने एक रोड शो भी किया था, जिसमें भारी जन सैलाब उमड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता तय कर चुकी है कि पश्चिम बंगाल में कमल ही खिलेगा। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि दीदी चुनाव के मैदान में आ जाओ, इस बार हार पक्की है। ये परिवर्तन बांग्लादेश से घुसपैठ को रोकने के लिए है। ये परिवर्तन पश्चिम बंगाल में शांति के लिए है, हिंसा को समाप्त करने के लिए है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे और वहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। एएमयू के इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब ने इस संबंध में कहा कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हो या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यूनिवर्सिटी के लिए कोई गर्व की बात नहीं है। यहाँ पर स्कॉलर्स हर वर्ष आते हैं। प्रधानमंत्री प्राचीन संस्कृति पर भारत को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी अपने ही बनाए हुए उसूलों पर चलती है और ये भारत की संस्कृति को बर्बाद करना चाहती है। इन्हें इसका हक नहीं है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के विरोध में कानून लागू किया गया और प्रधानमंत्री ने इस पर कुछ नहीं कहा। एएमयू के कई छात्रों को भी प्रधानमंत्री की समारोह में उपस्थिति राज नहीं आ रही है। इसका विरोध विश्वविद्यालय के कई छात्र नेताओं ने किया है और काले झंडे दिखाने का ऐलान किया है। शताब्दी समारोह में कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए 20 से 22 रैपिड एक्शन फोर्स के जवान विश्वविद्यालय के बाहर तैनात किए गए हैं। विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष नदीम अंसारी ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस समारोह में उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर वीसी व्यक्तिगत लाभ की तलाश में हैं, तो उन्हें अपने आवास पर बुला सकते हैं। प्रधानमंत्री शताब्दी समारोह में शामिल होने के साथ साथ एक विशेष डाक टिकट भी जारी करेंगे। एएमयू के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने प्रधानमंत्री का इसके लिए आभार व्यक्त किया है। भारत में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। प्रतिदिन 20,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। सरकार अगले वर्ष टीकाकरण अभियान शुरू करने की तैयारियों में लगी हुई है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में लोग स्वस्थ हुए हैं। भारत का रिकवरी रेट 95 और 96% के बीच है। अमेरिका, रूस और ब्राजील जैसे देशों में ये रेट 60 से 80% तक देखा गया है। ऐसे में भारत कोरोना महामारी को नियंत्रण करने की मजबूत स्थिति में खड़ा है। हमारे यहाँ मृत्यु दर 1.45 है। और आगे हर्षवर्धन ने कहा कि मुझे लगता है कि अब बुरा समय खत्म हो गया है। हालांकि इस महामारी को हराने के लिए हमें अभी भी सावधानी बरतनी होगी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। भारत में अगले वर्ष जनवरी के महीने से टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है और सरकार की पहली प्राथमिकता वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावकारिता है। 30 जनवरी 2020 में भारत का पहला मामला सामने आया था, लेकिन अब 3-4 महीनों में चीजें देखें तो बेहतर हुई हैं।
भारत में आज कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 24,337 मामले सामने आए हैं, जिससे भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 1 करोड़ के पार पहुंच गया है। तो वहीं 333 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है, जिससे इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा लगभग 1 लाख को पार कर गया है। 25,709 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिससे इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 96 लाख को पार कर गया है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 3,03,639 है। हाल ही में पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा था कि भारतीय सेना ने एलओसी के चिरीकोट यूएसएन पर्यवेक्षकों की गाड़ी पर फायरिंग की थी। हालांकि भारतीय सेना ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के वाहन पर फायरिंग करने के पाकिस्तान के आरोप झूठे साबित हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर ऐसे झूठे आरोप लगाता रहता है। भारत के खिलाफ लगातार निराधार आरोप लगाने से पाकिस्तान कभी बाज नहीं आएगा। हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के नियमों का उल्लंघन करने के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 सैनिकों को मार गिराया था, जिससे पाकिस्तान भारत के खौफ में है कि भारत उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान ने इसके चलते एलओसी पर हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। अफगानिस्तान में आए दिन हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 3 दिन में यहां पर बम विस्फोट हुए हैं, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई है और 47 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। काबुल में हुए घातक विस्फोट में 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, तो वहीं 20 लोग घायल हो गए थे। गृह मंत्री मसूद आंदराबी से प्राप्त जानकारी के अनुसार नहरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद शहर में एक पुलिस वैन पर हमला हुआ था, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और बदखानशाह प्रांत के बाहरक जिले में एक कार में बम विस्फोट होने के कारण एक पुलिस अधिकारी सहित 4 लोग घायल हुए थे। बालख प्रांत में एक सड़क किनारे बम विस्फोट में 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 18 दिसंबर को गजनी प्रांत में रिक्शा बम विस्फोट में 15 लोगों की जान गई थी और इस दौरान 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अफगानिस्तान में पिछले 3 महीनों में कुल 37 हमले हो चुके हैं और 150 बम विस्फोट हुए हैं। इस दौरान लगभग 500 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है और 1050 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट AVP 24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।